नमस्कार प्यारे बच्चों, कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और मैं इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का 2 बैच आपको पढ़ा चुका हूं। आज तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 23 में। सेक्शन 23 हमारा चल रहा था और इसमें एक चीज छूटी हुई थी जिसको कहते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ाना बाकी रह गया था। जो मकान किराए पर हम देते हैं, जिससे हमको किराया मिलता है, वह भी कई प्रकार का होता है। वह भी कई प्रकार का होता है। वो कितने प्रकार का होता है इसको देखेंगे। ये 4 तरह का होता है प्यारे बच्चों। पहला होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। दूसरा होता है आप किराएदार को रहने के लिए जब मकान देते हैं। तीसरा होता है प्रोफेशनल हाउस। प्रोफेशनल हाउस। और चौथा होता है प्यारे बच्चों वैकेंट हाउस। वैकेंट हाउस। अब एक एक करके चारों मकानों को हम लोग समझेंगे कि किसको किसको कैसे कैसे क्या कहते हैं। ये जो पहला वाला मकान है हमारा प्यारे बच्चों, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, इसकी चर्चा हमने वीडियो के पहला क्लास जब हम लिए थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, तो उसमें आपको बताए थे कि एक ऐसा मकान या मकान का एक ऐसा भाग जिसमें मकान मालिक खुद रहता है। जैसे मान लीजिए ये मेरा घर है और इसमें 10 कमरे हैं, और अगर 10 कमरों में 2 कमरे में मैं खुद रहता हूं और बाकी 8 कमरे हमने किराए पर उठाए हैं, तो जो 2 कमरा जिसमें हम खुद रहते हैं, यानी जिसमें मकान मालिक खुद रहता है, उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस कहते हैं। फिर से बता रहा हूं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस उस हाउस को कहते हैं जिसमें मकान मालिक खुद रहता है। अब एक चीज आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जब मकान मालिक उस मकान में खुद रहेगा तो प्यारे बच्चों क्या उस पे उसको किसी तरह का किराया मिलेगा? तो उत्तर आता है नहीं। यानी जिस मकान में मकान मालिक खुद रहता है या मकान के जिस हिस्से में मकान मालिक खुद रहता है, उतने भाग को सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस कहते हैं। इससे कोई किराया प्राप्त नहीं होता है। इसलिए एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि ऐसे मकान का जो जीएवी है, एक तो समझने वाली बात हो गई कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस कहते किसको है। दूसरा, इसकी जो सबसे खास बात प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में यूज आती है, हिंदी में इसको कहते हैं स्वयं के रहने का मकान। स्वयं के रहने का मकान से ऐसा यहां मकान मालिक के रहने के मकान से है। इसमें मकान मालिक खुद रहता है और इसका कोई किराया नहीं मिलता है। और जब कोई किराया प्यारे बच्चों नहीं मिलेगा तो जीएवी स्वाभाविक रूप से इसका क्या होता होगा? 0 होता होगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हमेशा इसी बात को समझना है, इसी बात को ध्यान रखना है कि ऐसे मकान का जीएवी हमेशा 0 होता है। 0 होता है। 0 समझ लीजिए, इसको 0 कहते हैं। क्यों ऐसा होता है? मैंने बताया कि जीएवी कौन सा किराया होता है। जीएवी एक ऐसा किराया होता है कि पूरे एक वित्तीय वर्ष में किसी मकान से मकान मालिक को जितना भी पैसा किराए के रूप में प्राप्त होता है, उसी को जीएवी कहते हैं। और ये मकान चूंकि इसमें खुद मकान मालिक रह रहा है, तो यहां से कोई किराया हमको प्राप्त नहीं होगा। और अगर किराया प्राप्त नहीं होगा तो इसका जीएवी हमेशा क्या होगा? 0 होगा। अब बात करते हैं अपने दूसरे वाले मकान की, कि जो हम टेनेंट को रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिए हुए हैं। अब देखिए ये कौन सा मकान होता है। अब मान लीजिए ये मेरा मकान था। एक एग्जांपल हम लोग यहीं बगल में लेके ही चलते हैं। चारों किराए और चारों मकान की बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए ये मकान के 4 भाग हो गए, जिसमें पहला वाला हम लोगों ने पढ़ लिया सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी इसमें मकान मालिक क्या कर रहा है? खुद रह रहा है। अब दूसरे वाले की बात करते हैं कि ये किराएदार को दिया गया है। ये टेनेंट को रहने के लिए दिया गया है। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास मकान है और मकान में 4 कमरे हैं। एक में मकान मालिक खुद रह रहा है
तो इसका जीएबी क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों? क्योंकि इससे हमको कोई किराया प्राप्त नहीं होगा। अब दूसरे वाले की बात करें कि मान लीजिए दूसरा वाला कमरा हमने इसको किसी किराएदार को रेसिडेंशियल पर्पज के लिए दिया है। आप ध्यान रखिए कि सेक्शन 22 जिस दिन परिचय मैंने आपको बताया था उस दिन मैंने आपको यही बताया था कि जब किसी मकान को किसी भी किराएदार को या तो रहने के लिए और या तो कॉमर्शियल पर्पज के लिए, जैसे अपने गोदाम के लिए, अपने दुकान के लिए, अपने ऑफिस के लिए दे दिया जाता है, तो उसको ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये जो दूसरा वाला पार्ट है या जो दूसरा वाला कमरा है जिसको हमने रहने के लिए किराएदार को दिया है, ये हमारा टेनेंट फॉर रेसिडेंशियल पर्पज, यानी हमने किराएदार को रहने के लिए दिया हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका जीएबी हम जैसे कैलकुलेट करते हैं, जो तरीका हमने आपको बताया है उसको करते हैं। तो ये दूसरे वाले मकान की बात हो गई। अब बात करते हैं तीसरे वाले मकान की। ये थोड़ा सा अच्छा वाला हाउस होता है, इसको प्रोफेशनल हाउस कहते हैं। प्रोफेशनल हाउस मैंने फिर बताया आपको कि प्रोफेशनल हाउस उस हाउस को कहते हैं प्यारे बच्चों जो किसी न किसी व्यावसायिक उद्देश्य से दिया जाता है। मकान मालिक उस मकान को या उस कमरे को किराएदार को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए देता है। जैसे कहता है भैया लो दुकान खोल लो, ये लो इसमें अपना ऑफिस खोल लो, ये लो गोडाउन लगा लो, या और कोई बिजनेस करना चाहते हो, इसको प्लांट लगाना चाहते हो, इसमें प्लांट लगा लो। तो ऐसा मकान जिसको मकान मालिक प्रोफेशनल पर्पस के लिए यानी व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए देता है, ऐसे मकान को प्रोफेशनल हाउस व्यावसायिक मकान कहते हैं। अब ये मकान भी दो तरीके का होता है। देखिए कैसे दो तरीके का होता होगा। अब ये प्रोफेशन प्यारे बच्चों दो तरह का हो सकता है। पहला क्या होता होगा, या तो मकान मालिक लैंडलॉर्ड इसमें अपना दुकान खोल ले, भाई ये भी तो हो सकता है। प्रोफेशनल हाउस का मतलब तो मैंने आपको यही बताया कि व्यावसायिक मकान। अब उसमें मकानवा में व्यवसाय कौन कर रहा है ये तो हमने आपसे बोला नहीं। अभी तो बात सिर्फ ये चल रही है कि प्रोफेशनल हाउस उस हाउस को कहते हैं जिसमें हम या मकान का जो हिस्सा हमने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किराए पर उठाया है उसको प्रोफेशनल हाउस कहते हैं। अब ये प्रोफेशनल हाउस में मकान दुकान कौन खोल सकता है, गोदाउन, या तो लैंडलॉर्ड खोले और या तो किराएदार खोले। देखिए अब कंडीशन एक की बात करेंगे कि अगर उस मकान में या उस कमरे में मकान मालिक ने अपना बिजनेस खोल रखा है, जैसे आगे दुकान पीछे मकान। ये परंपरा प्यारे बच्चों भारत में आपने बहुत देखी होगी कि मकान मालिक का एक घर है, पीछे उसका परिवार रहता है और आगे एक कमरे में वो अपना दुकान खोला हुआ रहता है, एक बिजनेस डाला हुआ रहता है। तो अगर मकान मालिक उस एक कमरे में खुद अपना बिजनेस डाला हुआ है, अगर उसने अपना खुद का बिजनेस डाला है तो एक बात तो निश्चित हो गई कि ये अपने ही मकान में अपने आप को किराया नहीं देगा, यानी जीएबी इसकी भी क्या हो गई, 0 हो गई। क्यों? क्योंकि यहां से हमको कोई भी किराया प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मकान मालिक का ये खुद का बिजनेस है जिसको उसने अपने मकान में लगाया हुआ है। अब एक चीज यहां पर मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि सर ये बताइए, अगर इसका किराया यहां नहीं लगेगा या अगर इसका टैक्स यहां नहीं लगेगा तो मकान का किराया तो बच जाएगा, और अगर मकान का किराया बच जाएगा तो उसकी इनकम तो ज्यादा हो जाएगी। तो सर इस इनकम पे टैक्स कैसे लगेगा, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो एक चीज ये समझेंगे कि अगर मकान मालिक प्रोफेशनल हाउस या मकान के किसी हिस्से में अपना खुद का बिजनेस चलाता है, अपना खुद का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उस मकान को यूज करता है, तो उस बिजनेस से जितनी भी इनकम आती है प्यारे बच्चों उस पर हम टैक्स इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में लगाते हैं। यानी कि जब इस मकान मालिक का इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट होगा तो वहां हम इस अमाउंट पे क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे। हाउस प्रॉपर्टी में इसीलिए इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। अब इसी के दूसरे वाले हिस्से की बात करें कि अगर किराएदार उसमें किराए पर लिया हुआ है और अपना दुकान मकान खोला हुआ है तो हम इसको एक किराए के मकान की तरह ट्रीट करेंगे। इस किराए वाले मकान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यही हमारा कॉमर्शियल पर्पज के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है। यानी अगर व्यवसायिक मकान के हिस्से में किराएदार खुद अपना बिजनेस कर रहा है, खुद अपना व्यावसायिक यूज कर रहा है, प्रोफेशनल यूज कर रहा है उस मकान का, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसका ट्रीटमेंट जैसे पहले बताए हैं वैसे करते आएंगे, इसका जीएबी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर लैंडलॉर्ड ने अपना खोल रखा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीएबी क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 0 हो जाएगा और इस पैसे पर हम टैक्स कहाँ लगाएंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में लगाएंगे। अब देखेंगे जो चौथा वाला मकान है,
ये प्यारे बच्चों पूरे पूरे मकान के प्रकार जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे समझने वाला हाउस यही हाउस होता है। अब देखिए ये भी दो तरह का होता है। एक तो होता है प्यारे बच्चों फुल्ली वैकेंट। फुल्ली वैकेंट, वैकेंट का मतलब होता है खाली। वैकेंट को कौन सा मकान कहते हैं? खाली मकान। अब खाली मकान क्या होता है समझेंगे। एक तो होता है फुल्ली वैकेंट और दूसरा होता है प्यारे बच्चों पार्सली वैकेंट। पार्सली वैकेंट हाउस। थोड़ा सा इसमें मुझे समझाना पड़ेगा, तो मैं ये चाहूंगा कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि वैकेंट हाउस क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे चौथा वाला मकान प्यारे बच्चों। जिसको कहते हैं वैकेंट हाउस। ये वैकेंट हाउस ही थोड़ा समझने लायक हाउस होता है। देखेंगे वैकेंट हाउस मैंने बताया इसको खाली मकान कहते हैं। अब सवाल यह है कि सर अगर ये मकान खाली है तो इसको हम किराए पे कैसे देंगे, और अगर खाली है तो किराए की बात यहां आ ही क्यों रही है। तो पहले हम समझेंगे ये दो तरह का होता है। एक मैंने बताया फुल्ली वैकेंट और दूसरा मैंने बताया पार्सली वैकेंट। ये क्या होता है अब एक एक करके हम लोग समझेंगे। फुल्ली वैकेंट का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि जैसे मान लीजिए हमारा ये एक मकान है और आप ये भी समझ रहे होंगे कि जब भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं या अगर हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो एक चीज समझेंगे कि किसी भी आदमी का जो टोटल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं या जो टोटल इनकम पर हम टैक्स लगाते हैं वो एक फाइनेंशियल ईयर का कैलकुलेट होता है। यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च तक होने वाले एक आदमी के जीवन में जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं हम उन्हीं के आधार पे इनकम कैलकुलेट करते हैं और उसी इनकम पे टैक्स लगता है। तो पार्सली वैकेंट और फुल्ली वैकेंट जब हम समझने के लिए चल रहे हैं तो फुल्ली वैकेंट का मतलब ये होता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में 12 महीने होते हैं, और अगर कोई मकान ऐसा है जो साल के 12 महीने खाली रहा हो, यानी एक भी महीना या एक भी दिन वो किराए पर ना उठाओ, ऐसे मकान को फुल्ली वैकेंट हाउस कहते हैं। फुल्ली वैकेंट हाउस किसको कहते हैं कि 12 महीने, एक फाइनेंशियल ईयर में जो 12 महीने होते हैं ये 12 महीने एकदम पूरी तरह से क्या रहे, खाली रहे, ब्लैंक रहे, एक भी दिन किराए पर ना उठे, ना ही इसका कोई यूज हो, कोई भी कॉमर्शियल यूज नहीं होना चाहिए। ये लॉकडाउन इसमें लगा रहना चाहिए, एकदम ताला लगा रहना चाहिए कि साल के 12 महीने इसमें ताला है। ना ही इसमें मकान मालिक रहना चाहिए, ना इसका कोई प्रोफेशनल यूज होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी यूज नहीं होना चाहिए। मकान में सिर्फ और सिर्फ ताला लगा रहना चाहिए, किसी भी तरह की कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज इस मकान में नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह का है कि साल के 12 महीने ताला लगा हुआ है तो उसको फुल्ली वैकेंट हाउस कहते हैं। लेकिन शर्त मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एक दिन भी मकान मालिक ये सोचा कि नहीं ये खाली है, चल के इसमें अपना कोई सामान रख देते हैं या गाड़ी रख देते हैं या चलो 1 महीना इसी में रह लेते हैं, तो वो मकान फुल्ली वैकेंट हाउस नहीं कहा जाएगा। फुल्ली वैकेंट हाउस का मतलब ये हो गया कि उसमें ताला लगा हो, ताले के अलावा कोई विकल्प दूसरा नहीं होना चाहिए, उसका कोई यूज नहीं होना चाहिए। खाली मतलब खाली, किसी भी तरह का कोई यूज नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं फुल्ली वैकेंट हाउस। ठीक है, अब देखेंगे पार्सली वैकेंट हाउस। स्वाभाविक सी बात है कि 12 महीने में कुछ महीने किराए पर उठा रहा होगा, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना कुछ ना कुछ तो उठा ही रहा होगा। अगर 12 महीने में 11 महीने खाली रहा हो और 1 महीने के लिए उठ जाए तो भी वो पार्सली वैकेंट हाउस ही होगा। अब एक चीज यहाँ पे ये समझेंगे कि अगर 12 महीने में 8 महीने ब्लैंक रहा हो और 4 महीने ये रेंट पे उठा रहा हो, तो आप मुझे बताइए कि किराया हमको कहां से मिलेगा। जो ब्लैंक है यहां पे तो हमको कोई रेंट मिलेगा नहीं, यहां से तो हमको रेंट मिलने वाला है नहीं। अब ये जो 4 महीने किराए पर उठा है यहीं से हमको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। तो ये जो 4 महीने का रेंट प्यारे बच्चों हमको मिल रहा है, इसी में जो भी हमारा रेंट मिलेगा, जो भी हमारा रेंट मिलेगा कि मतलब जो भी रेंट के तौर पे हम एक्चुअल में पैसा पाएंगे,
यानी अगर हम आपसे थोड़ा सा और क्लियर बात करें तो हम बात कर रहे हैं किसकी, थोड़ा सा पीछे जाइए, आरआरबी की। आरआरबी क्या होता है? आरआरबी वो किराया होता है जो मकान मालिक को किराएदार से एक्चुअल में मिलता है, जो मकान मालिक को किराएदार से एक्चुअल में प्राप्त होता है, जो उसको हैंड टू हैंड रिसीव्ड होता है, उसको आरआरबी कहते हैं, यानी रेंट रियलाइज्ड वैल्यू। ठीक है, आरआरबी कहते हैं। तो ऐसे मकान का जो आरआरबी होता है इसी को हम जीएबी मान लेते हैं। इसी को हम क्या मान लेते हैं? जीएबी मान लेते हैं। ये पार्सली वैकेंट हाउस में थोड़ी सी समझने वाली बात रही है। अब जरा एक एनालिसिस हम निकालें कि ये जो टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं इसको अगर हम समझें तो आज हमारा बताने का उद्देश्य क्या रहा, अब हम इसको एक चार्ट में समझेंगे ताकि एकदम बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएं कि सर ये जो कहानी आप अभी तक सुना रहे थे आप बताना क्या चाह रहे हैं, आप हमको कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। तो हम आपको अब उस पर बताने जा रहे हैं। देखिए एक चार्ट हम बना रहे हैं, इस चार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा कि किसका कहाँ कहाँ क्या क्या रोल है। देखेंगे पहला वाला बताया क्या, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। अब यहां एक चीज समझना पड़ेगा बच्चों कि हाउस का इफेक्ट सीधे किस पे पड़ेगा, जीएबी पे पड़ेगा। जीएबी क्या होता है, एक साल के अंदर मिलने वाला टोटल किराया क्या कहलाता है, जीएबी कहलाता है। तो प्यारे बच्चों सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का जो जीएबी होता है ये हमेशा क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। ये एकदम गांठ बांध लेंगे कि अगर क्वेश्चन में कहीं भी ये बात कह दे कि मकान के उस हिस्से में या मकान में मकान मालिक खुद रह रहा है तो आंख बंद करके हमको सीधे देखना चाहिए कि इसका जीएबी हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। कोई 1 रुपया नहीं, चवन्नी नहीं मिलेगा। अगर मकान मालिक खुद रह रहा है तो यहां से हमको कोई भी किराया नहीं मिलेगा और किराया नहीं मिलेगा तो जीएबी हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है, दूसरा मैंने बताया कि अगर हमने किराएदार को रेसिडेंशियल पर्पज के लिए दे दिया, रहने के लिए दे दिया, तो इसका जीएबी बच्चों हम लोग जैसे कैलकुलेट कर रहे थे, प्रीवियस मेथड हमने आपको जो समझाया है जीएबी निकालने का, उसी के हिसाब से निकाला जाएगा। या ये भी कह सकते हैं कि इसका जीएबी के ऊपर इस मकान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे जीएबी पहले थी वैसे जीएबी अभी भी है। तीसरा वाला मकान प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल मकान भी हमने आपको बताया कि 2 तरह का है, एक तो सेल्फ प्रोफेशनल। सेल्फ प्रोफेशनल का भी जीएबी हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। क्यों? क्योंकि अपने ही मकान का तो हम खुद को पैसा देंगे नहीं। फिर दूसरा, अगर हमने किराएदार को दिया है किसके लिए, रेसिडेंशियल पर्पज के लिए, तो भैया जब हमने किराए पे दे दिया और रेसिडेंशियल पर्पज के लिए दे दिया तो अब तुम चाहे इसमें दुकान खोलो, चाहे मकान लगाओ, चाहे इसका यूज कुछ भी करो, हमको तो मतलब किससे है, किराए से है। और इसका भी जीएबी के ऊपर कोई इफेक्ट क्या होता है, नहीं पड़ता। ठीक। और चौथे वाले मकान की बात करें, चौथे वाले मकान की बात जब करें तो वैकेंट हाउस भी कितने तरह का होता है, 2। एक होता है फुल्ली वैकेंट। फुल्ली वैकेंट है, साल में अगर एक भी दिन किराए पे नहीं उठा है तो किराया तो मिलेगा नहीं, और किराया नहीं तो जीएबी नहीं, तो इसका जीएबी हमेशा क्या होगा, जीरो। और लास्ट क्या है, पार्सली वैकेंट। कुछ दिन किराए पर उठा हो, जैसे होटल आप देखते होंगे, आप मसूरी चले जाओ, गोवा चले जाओ, कहीं भी चले जाओ तो होटल भरो मास तो उठेगा नहीं, कुछ महीने ऐसा भी होगा जो खाली रहता होगा। तो जितना हमको आरआरबी मिलेगा, जितना भी आरआरबी मिलेगा वही हमारा जीएबी हो जाएगा। यानी 1 महीने का अगर किराया हमको 12,000 मिला तो वही 12,000 रुपये हमको क्या हो जाएगा, हमारा जीएबी हो जाएगा, विदाउट एनी कैलकुलेशन। कुछ भी हमको करने की जरूरत नहीं है। अगर हमको ये बता दे क्वेश्चन में कि मकान इतने दिन तक खाली था तो समझिए कि उसने आपके काम को आसान कर दिया। आप तुरंत ये कैलकुलेट करिए कि मकान कितने महीने किराए पर उठा था और जितना किराया उससे मिला है आंख बंद करके उसको जीएबी मान लीजिए। किसी भी कैलकुलेशन की इसके लिए जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी और इसकी कुछ कमजोरियां मैंने आपको बताई कि किन किन बारीकियों का आपको ध्यान रखना है। एक साथ मैंने एक चार्ट में बना दिया कि सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का जीएबी हमेशा जीरो होता है। अगर हमने किराएदार को रेसिडेंशियल पर्पज के लिए दिया है तो जीएबी जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर प्रोफेशनल हाउस है
तो सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर सेल्फ प्रोफेशनल है तो जीएबी 0 हो जाएगा, और अगर किराएदार को दिए हैं तो जीएबी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और 5वां वैकेंट हाउस है, अगर पूरी तरह से साल भर में खाली है तो जीएबी ऑलरेडी 0 है, क्योंकि जब कुछ मिलना नहीं है तो जीएबी तो वैसे भी 0 रहना है। अगर पार्सली वैकेंट है तो जितना भी आरआरपी हमको जितने दिन तक वो किराए पर उठा था प्राप्त होगा, उसी को हम लोग जीएबी मान लेंगे। तो ये आज सेक्शन 23 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इस टॉपिक में जब आगे बढ़ेंगे तो कैलकुलेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अभी तक पूरा कहानी जो भी हम लोग पढ़ा रहे थे प्यारे बच्चों, ये हमने आपको छोटी छोटी चीजों को बता करके आपका बेस मजबूत कर दिया। अब हम सीधे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना कल से सीखेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई डाउट है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर इसको मेंशन करिएगा, और आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।